Hey guys, welcome to the Niti Shiksha and this is Mihir Thakur. In the previous video, we will discuss about the part 1 of our constitutions, article 1 to 4. So if you not watched that video, so go first of all watch that video. The link is in description, and in today's video, we will discuss about the part 2 of our constitution, which talks about the citizenship, and it contains total 7 articles, which are from article 5 to article 11. ओके सो लेट्स बिगिन। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बहुत ही डिटेल्स में देखा था, है ना। तो वैसे ही आज के वीडियो में हम आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में सारे तरफ से सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखें और बढ़ते हम लोग लेसन की तरफ। बात हो रही है नागरिकता की। ओके, हमारा जो संविधान है उस संविधान का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 जो है वो बात करता है कि नागरिकता जो है किसी भी इंडिया के सिटीजन यानी किसी भी इंडिया के लोग को किस तरह से मिलेगी, उसका नागरिकता किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और उसकी नागरिकता देने का जो प्रोसेस है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट उस पर किस किस तरीके से लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है। तो बात दरअसल ये है 1947 की। ओके, जब हमारा भारत यानी कि इंडिया का पार्टीशन हुआ यानी कि बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। ओके, तो ये है हमारा ब्रिटिश इंडिया यानी कि पार्टीशन से पहले का इंडिया। इस वक्त हमारा इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, और ये है हमारा पार्टीशन के बाद का इंडिया। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ माइग्रेशन हो रहा है। जिस वक्त हमारा 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उस वक्त बहुत ही भारी मात्रा में लोग जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी का माइग्रेशन हुआ। जो मुस्लिम्स लोग थे वो बहुत पाकिस्तान की तरफ गए, बांग्लादेश की तरफ गए, और जो हिंदू और सिख लोग रहते थे पाकिस्तान में वो इंडिया में आए। तो लगभग 15 मिलियन पीपल्स 15 मिलियंस लोग जो है माइग्रेट किए एक जगह से, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। आप लोगों ने गदर फिल्म देखा होगा, उसमें ये सीन भी दिखाया है जब माइग्रेशन होता है इंडिया और पाकिस्तान में, तो कितना वायलेंट भी क्रिएट हुआ था उस वक्त में। ये देखिए यहाँ पे यहाँ माइग्रेशन आपको दिख रहा होगा, इसी तरीके से माइग्रेट किया गया था, है ना। बहुत बहुत लंबे तरह बहुत भारी तरह में लोग एक जगह से दूसरे जगह गए थे। तो यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन एरो दिख रहा है, ये ग्रीन एरो शो कर रहा है कि जो मुस्लिम्स थे जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए, और ये जो रेड एरो है ये रेड एरो शो कर रहा है कि जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान से इंडिया मूव किए थे। तो माइग्रेशन हो गई। अब भारत सरकार के पास एक इशू आया, एक चैलेंज आया कि माइग्रेट तो हो गया, माइग्रेशन तो हुआ है इतने लंबे तादाद पे, तो हम किन किन लोगों को भारत का नागरिक मानेंगे और किन को नहीं मानेंगे। तो अब बात आ गई थी नागरिकता देने की, और उस वक्त हमारा संविधान बन रहा था, 1947 की बात थी, है ना। तो फिर 1947 की बात थी, तो उस वक्त भारत सरकार ने और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन लोगों ने मिल करके सिटीजनशिप के ऊपर जो आर्टिकल है कुछ आर्टिकल बनाए, संविधान में डाले, और वो जो आर्टिकल्स हैं सारे वो बात करते हैं हमारे पार्ट 2 के अंदर में। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि किस किस बेसिस पे आपको नागरिकता मिलती है हमारे भारत में, और किस बेसिस पे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल 5 से। ओके, पार्ट 2 में जो है वो सबसे पहला आर्टिकल है 5, और पहला आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप जो है वो संविधान के कमेंसमेंट यानी कि संविधान के लागू होने के बाद किस तरीके से दिया जाएगा, आर्टिकल 5 में ये बात हो रही है। तो कि हम आर्टिकल्स को पहले पढ़ेंगे और फिर उसको अच्छे से समझेंगे। तो आर्टिकल 5 बात करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड डोमिसाइल मीन्स जो इंडिया में जन्म लिया हो, जिसका इंडिया में डोमिसाइल हो, जो जन्म लेते हैं इंडिया में, जो जिन्होंने जन्म लिया वो डोमिसाइल कहलाएंगे। ओके, तो नंबर ए कहता है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और either of whose parent was born in the territory of India, who has
बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. Means नंबर ए कहता है कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता हम उनको देंगे जो हमारे इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया, उन्हें तो दे देंगे, ठीक, पहला हो गया। दूसरा, हम उन लोगों को देंगे कि एनी ऑफ हिज पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, मतलब कि उनके कोई भी पेरेंट्स, है ना, उनके कोई भी पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने इंडिया में जन्म लिया हो, तो उस बेसिस पे भी हम उनको नागरिकता दे देंगे। इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ होगी उन लोगों के पास, इन्हीं के पास, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। जो तीसरा चीज़ कह रहा है कि हु वाज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ, मीन्स जो इंडिया में, है ना, रह रहे हैं 5 साल पहले से, कमेंसमेंट होने के 5 साल पहले से, मतलब कि जिस दिन हमारा संविधान का कमेंसमेंट यानी कि संविधान लागू हुआ, वो डेट था 26 जनवरी 1950, ओके। इस दिन से ठीक 5 साल पहले से जो इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि 1945 से, है ना, 1945 से जो लोग रह रहे हैं उन्हें, तो मतलब कि इन तीनों बेसिस पे अगर कोई इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर देता है, पूरा कर देता है, तो हम उसे भारत की नागरिकता देंगे, ओके। तो आर्टिकल 5 हमारा ये बात करता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 6, ओके। आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मीन्स कि ये आर्टिकल जो है बात करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए थे। हाँ, कि पहला आर्टिकल जो था हमारा आर्टिकल 5, वो बात कर रहा था कि जो इंडिया के अंदर में ही लोग रह रहे हैं, है ना, जो इंडिया के अंदर में ही लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके जो इंडिया के अंदर में ही लोग रह रहे हैं, उनके लिए बात की जा रही थी आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 बात किया जा रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनको कैसे दी जाएगी सिटीजनशिप, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, तो उनको नागरिकता आर्टिकल 6 के बेसिस पे कुछ इस तरह दी जाती है। तो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 6 कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम the territory now included in the Pakistan shall be deemed to be a citizen of India and to the commencement of the Constitution if number A, he or either of his parents or any of his grandparents were born in India as defined in Government of India Act 1935 as ordinarily enacted and okay। तो नंबर 1 ठीक है कि एक तो या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने इंडिया में जन्म लिया होगा, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया, जो कि मेंशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जिनका मेंशन होगा, एक तो वो, ठीक है। अब क्या है, दूसरा देखेंगे नाउ। अब हम देखेंगे सेकंड क्या प्रोविज़न है। वो सेकंड प्रोविज़न ये है आर्टिकल 6 का कि ये कैटेगराइज करता है लोगों को जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है। तो कैटेगरी 1 है, मतलब कैटेगरी 1 जो है उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग इंडिया में, है ना, 19 जुलाई, यानी देखिए 19th डे ऑफ जुलाई 1948, इंडिया में 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके थे, ओके, आ चुके थे, तो उन्हें किन किन ग्राउंड पे जो है सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक। तो पहला, ये डेट एकदम याद रखना, 19th डे ऑफ जुलाई 1948 मीन्स 19 जुलाई 1948, ये डेट ना, इस डेट से पहले जिन्होंने इंडिया में कदम रख दिया था और उन्हें सिटीजनशिप लेना है, तो उनको क्या क्या जो है कंडीशंस फुलफिल करने पाएंगे। तो पहला तो ये कि ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वेर बॉर्न इन इंडिया, मतलब कि या तो वो या तो उसके कोई पेरेंट्स, मतलब कि या तो उसके माता या तो पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने इंडिया में जन्म लिया हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, है ना, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया में अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म लिया हो। दूसरा कंडीशन, ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, मतलब कि
वो इंडिया में रह रहा हो तब से, जब से उसने माइग्रेट किया है, मतलब माइग्रेट करके वो इंडिया के रह रहा है, तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा। कैटेगरी बी है आफ्टर 1948, मतलब कि इस डेट के बाद, इस डेट के पहले और इस डेट के बाद की बात हो रही है, तो पहले तो हम लोगों ने समझ लिया, अब बाद में क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि सेकेंड प्रोविजन आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948। अब इसके बाद जो लोग आ रहे हैं या जिन्होंने इस दिन ही आया, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो उसके लिए प्रोविज़न, ओके, तो देखेंगे, ही हैज़ बीन registered as citizen of India by an officer appointed in that behalf by Government of India, Dominion of India, on an application made by him, therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form of manner prescribed by the government. Okay. इसको समझेंगे कि कैटेगरी बी के जो लोग हैं, जो 1947 यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए हैं, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, तो उनके पास भी कुछ कंडीशंस थे। तो कुछ कंडीशंस क्या कहते हैं, पहले या तो उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स या तो कोई पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हों, है ना, इंडिया में जन्म लिए हो। दूसरा, ही हैड रिटर्न्ड टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, इंडिया में अगर उसने वापसी किया है किस उस परमिट के तहत कि वापस वो रीसेटलमेंट, वापस वो इंडिया में रहना चाह रहा है और उसके पास परमिट है, और परमिट कौन सा है वही मैं बताऊंगा, कि परमिट है और वो रीसेटलमेंट करना चाह रहा है, इंडिया में रहना चाह रहा है, तो दूसरा ग्राउंड ये। तीसरा, ही रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 months, मतलब वो इंडिया में 6 महीने से रह रहा है पाकिस्तान से आने के बाद, ठीक है, 6 महीने से इंडिया में रह रहा है। तीसरा तो ये कंडीशन होगा। और चौथा कि ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, है ना, रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, अगर उसने कोई एप्लीकेशन जो है वो एक ऑफिसर के पास जमा करा है ना, और वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर किया है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, और वो ऑफिसर उसे एज ए इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उसको रजिस्टर्ड कर देता है, तो इन सभी ग्राउंड्स पे उन लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी। अब बात करते हैं परमिट की। तो परमिट क्या, ये जो डेट है 19th डे ऑफ जुलाई 1948 मीन्स 19 जुलाई 1948 ही डेट क्यों लिया गया इस दिन की डेट, इसलिए क्योंकि यही वो डेट है जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक परमिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था दोनों देश के बीच में। परमिट सिस्टम क्या था, परमिट सिस्टम कि अगर इंडिया के लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाना चाह रहे हैं आफ्टर पार्टीशन, तो उनके पास ये परमिट होना चाहिए, है ना, परमिट होना चाहिए, और उसी दिन जो यही डेट है, इसी डेट के जो है वो परमिट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए ये डेट भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ओके, आर्टिकल 7 बात करता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो है सर्टेन कुछ माइग्रेंट्स है जो पाकिस्तान के, उनके लिए कैसे कैसे उनको नागरिकता, है ना, उनको नागरिकता कैसे कैसे, तो यहाँ पे भी एक डेट है, उसको रखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, 1 डे ऑफ मार्च 1947, यानी कि 1 मार्च 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल पढ़ेंगे क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 5 and 6 अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर द 1st day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in the Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। मीन्स कि जो लोग 1 मार्च 1947, है ना, 1 मार्च और 1 मार्च 1947 को इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ओके, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मतलब कि इसके बाद, है ना, आफ्टर याद रखना है, ये लिखा है आफ्टर, है ना, आफ्टर, इसके बाद अगर इंडिया से वो पाकिस्तान गए, उन्हें सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा, चाहे वो 5 और 6 का कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी नहीं माना जाएगा। ओके, अब आर्टिकल 7 में जो आगे दिया है नेक्स्ट वो है, द प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर द रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड।
or under the authority of any law, and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948. Means कि अब यहाँ पे क्या है कि 19th डे ऑफ जुलाई 1948, यहाँ पे ये बात दी जा रही है कि आर्टिकल 6 का जो क्लॉज बी कह रहा है ना, उसके बारे में कि आर्टिकल 6 क्लॉज बी, अभी हमने देखा कि 19 जुलाई 1948 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आर्टिकल 7 का जो नेक्स्ट क्लॉज है, जो नेक्स्ट है, वो हमें बताता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 तो चले गए थे, लेकिन अगर वो वापस आ गए थे, ठीक है, अगर वो वापस आ चुके हैं इस डेट से पहले या इस डेट के बाद, तो क्या होगा कि सिटीजनशिप वो लोग कहलाएंगे अगर ये लोग आर्टिकल 6 की कैटेगरी बी यानी कि क्लॉज बी है ना, अभी मैंने बताया ना आर्टिकल 6 की क्लॉज बी जो है इसको फुलफिल कर देते हैं। तो अब आर्टिकल 6 का क्लॉज बी यानी कि कैटेगरी बी, जो मैंने कैटेगरी बी बताया आर्टिकल 6 का, वो क्या है तो उसको आप देख लें, अभी मैंने बताया है। उस कैटेगरीज को, सारे कैटेगरीज को अगर फुलफिल कर लेता है तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 7 जो है वो दूसरा ये बात कहता है। हो गया आर्टिकल 7 हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 8। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या बात करता है? आर्टिकल 8 बताता है उन चीज़ों के बारे में कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मीन्स कि वो लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 5, एनी पर्सन who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country। Means कि जो लोग इंडिया के तो हैं लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप हम कैसे देंगे? आर्टिकल 8 के तहत पहला कंडीशन तो ये होगा या तो उसके कोई पेरेंट्स यानी कि कोई माता पिता या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स वो जो है जन्म लिए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, और वो मेंशन होगा जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ओके, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है देखते हैं। दूसरा कंडीशन है इंडिया एज so defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him, therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form of and manner prescribed by the government of the Dominion of India or government of India। Means कि एक तो कंडीशन अभी हम लोगों ने देखा कि एक तो या तो वो जन्म लेना चाहिए इंडिया में या उसके कोई पेरेंट्स या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लेते हैं तो वो कंडीशन अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसको तो उस बेसिस पे सिटीजनशिप मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उस आदमी ने जिस कंट्री में वो रह रहा है अभी और उस वक्त अगर वहाँ के डिप्लोमेटिक ऑफिसर को, ओके, डिप्लोमेटिक ऑफिसर को या फिर काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ दिया हुआ है काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस कंट्री में उनको काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। उनको अगर वो एज अ इंडियन सिटीजन खुद को उनके यहाँ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो अगर वो वहाँ उस कंट्री में अपने आप को एज अ इंडियन वहाँ रजिस्टर कराया हुआ है, मान लीजिए कि कोई इंसान है जो इंडिया का है और वो रह रहा है अमेरिका में, ओके, और अमेरिका में रह रहा है और उसको सिटीजनशिप देने की बात हो रही है यहाँ पे पार्टीशन के बाद, तो उसको अमेरिका में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वहाँ इंडिया के जो डिप्लोमेटिक होंगे, जो डिप्लोमेट होंगे, उनके पास अगर वो इंसान खुद को एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराया हुआ है कि यस मैं इंडिया का हूँ और मैं इंडियन सिटीजन हूँ, अगर रजिस्टर कराया हुआ है तो
सेकंड कंडीशन आर्टिकल 8 में ये दिया है कि ई अगर सेकंड कंडीशन होगा तो, और दोनों के दोनों ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कोई एक भी पूरा कर दे सिटीजनशिप दे देंगे, नहीं। अगर वो इंडिया के बाहर है तो उनको ये दोनों ही फुलफ़िल करने पड़ेंगे, तब जा कर के उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। ओके, आर्टिकल 8 तक हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से। आर्टिकल 9, 10 और 11, आर्टिकल 8 तक तो बात हो रही है कि हम नागरिकता कैसे देंगे। ओके, लेकिन आर्टिकल 9, 10 और 11 में बात हो रही है कि आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है, संसद आपसे नागरिकता कैसे ले सकता है। और इसी में हम देखेंगे कि इस बार जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कैसे आया, कौन से आर्टिकल के तहत आया। ओके, सो अब बढ़ते हैं आर्टिकल 9 की तरफ। ओके, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, मीन्स कि जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई इंसान है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, अमेरिका या अफ्रीका में या रसिया में कहीं भी, अगर उसने अपने मन से उस कंट्री का नागरिकता, उस कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है तो उसे इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो कैसे? आर्टिकल 9 में क्लियर क्या कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state, means कि अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर रह रहा है और उस कंट्री का नागरिकता ले लिया है, उस कंट्री का सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर लिया है, तो उसे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा, चाहे वो आर्टिकल 6, आर्टिकल 8, आर्टिकल 5 इन सभी को फुलफ़िल क्यों ना कर ले। ओके, उसे इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। फाइनली 9 भी देख लिया हम लोगों ने, अब 10th देखेंगे। ओके, हमारा आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन, है ना। मतलब राइट्स, सिटीजनशिप तो आपको मिल गई, लेकिन वो कब तक रहेगी ये बताता आर्टिकल 10। एवरी पर्सन हु इज़ और इज़ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provision of this part shall subject of the provision of any law that may be made by parliament continue to be such citizen, means आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 इन सभी के तहत तो नागरिकता आपको मिल गई, लेकिन ये नागरिकता आपका कब तक रहेगा, यानी कि जो आपका सिटीजनशिप है वो कब तक कंटिन्यूएंस में रहेगा, ये चीज़ सब्जेक्ट करता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास पावर है कि आपका वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता ख़त्म कर सकती है कि नहीं, अगर वो कोई नया लॉ बनाती है। तो आर्टिकल 10 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो आपका नागरिकता के बारे में से रिलेटेड जो है कोई भी लॉज, कोई भी कानून बना सकती है। तो योर सिटीजनशिप इज सब्जेक्ट टू लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। ओके, ये याद रखना है। आर्टिकल 11 देखते हैं। ओके, अब हम आर्टिकल 11 देखेंगे। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मीन्स कि पार्लियामेंट जो है वो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप यानी कि आपकी नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है। कैसे? तो कोई लॉ बना के, यानी कि कानून बना के। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नथिंग इन फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट from the power of the parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। आर्टिकल 11 ही है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आपका जो भी नागरिकता 5 से लेकर के 8 तक के आर्टिकल के तहत मिला है, या आपकी नागरिकता जैसी भी हो, उसको वो या तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यानी कि उस पर रोक लगा सकता है, या फिर ख़त्म ही कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 यही वो आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को नागरिकता से रिलेटेड या तो उसको रोक लगाने से, या उस पर कोई कानून बनाने से, या उसको रेगुलेट करने के लिए शक्ति देती है। और इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने 1955 में जो है सिटीजनशिप एक्ट लाया था, ठीक है। और वही एक्ट लाने के बाद उस एक्ट में अमेंडमेंट इस बार किया गया है
फिर से बीच में भी कई बार अमेंडमेंट किए गए, लेकिन अभी जो CAA और NRC वाला जो इश्यूज चल रहा था, जो भी देखा था आपने पिछले साल, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो अमेंडमेंट जो है वो 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें की गई थी। सॉरी, वो तो सिटीजनशिप एक्ट ही था 1955 का, उसमें ही अमेंडमेंट इस बार फिर से किया गया। और यही आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, यही दोनों आर्टिकल है जो संसद को शक्ति देता है ऐसा काम करने के लिए। ओके, और अगर आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानना है डिटेल्स में, ओके, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 का हो या फिर 2019 का, उसके बीच का जितना भी अमेंडमेंट है वो सभी, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट लेसन लेकर के आ जाऊँगा और एक सेपरेट वीडियो जिस पे मैं सारे अमेंडमेंट्स को, सारे एक्ट्स को अभी तक जितने भी पास हुए हैं उन सभी को डिटेल्स में कवर कर दूंगा। तो अभी जो 1955 में जो एक्ट पारित किए गए थे सिटीजनशिप को लेकर के, तो अब जो नागरिकता हमें मिलती है या अब जो नागरिकता किसी को भी मिलती है तो वो उस एक्ट के तहत ही मिलती है, क्योंकि उस एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न ऐड किए गए, बहुत सारे कंडीशंस लगाए गए। तो उसके तहत अब जो है अब नागरिकता उसी एक्ट के तहत मिलती है। और 2019 में तो फिर से अमेंडमेंट हो गया, तो वही एक्ट है जो मेन है अभी के टाइम में, वही एक्ट है जिससे नागरिकता दी जाती है। बाकी ये आर्टिकल्स तो उस समय की है जिस वक्त पार्टीशन हुआ था, और जो 1955 के पहले जितने भी लोगों को नागरिकता दी जाती थी, ये आर्टिकल सारे 5 to 11 उन्हीं बेसिस के लिए, उन्हीं टाइम के लिए है। ओके, सो आई होप आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारी तरफ से सारी चीज़ें, सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, और पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आई होप you like the video. If you like the video, so please like, share and subscribe to Niti Shiksha. See you in the next one. Goodbye. Take care.